नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मोहम्मद आमिर सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने वर्णमाला का स्वर समाप्त कर लिया है। अब उसका जो बचा हुआ पोर्शन है व्यंजन, आज हम उसे समाप्त करेंगे। टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यंजन क्या चीज़ होती है। पिछली क्लास में भी आपने कुछ समझ लिया था कि व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। पिछली क्लास में आप लोग समझ चुके हैं। परिभाषा यदि कहें तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने कल समझा था, आज उसे सही तरीके से समझते हैं। जैसे यदि हम कै बोलते हैं तो कै स्वतंत्र रूप से नहीं होता, कै के बाद इसमें लास्ट में ए की आवाज और निकलती है। इसलिए हम यदि इसका संधि विच्छेद करते हैं, इसे तोड़कर लिखते हैं तो कै हलंत वाला और ए, जिसके शब्द के नीचे हलंत लग जाता है वो इस बात का संकेत होता है कि कै के बाद अब किसी चीज की आवाज नहीं निकल रही। जैसे अगर कै इसकी बात करें तो कै के साथ ए की आवाज निकल रही थी, लेकिन यदि हलंत लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि कै अब ये स्वतंत्र रूप से है, इसके साथ ए की आवाज नहीं निकलेगी। पूछ लिया जा सकता है पेपर में कि व्यंजन किन दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, तो एक उसमें होता है हमेशा व्यंजन और दूसरा होता है स्वर। यह भी पूछा जा सकता है पेपर में। चलो आगे करते हैं। यह पूछा जा सकता है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं और 35 होते हैं। इसमें भी मतभेद रहा है। मतभेद भी कुछ नहीं है, आप सभी जानते हैं कि यदि हम ऐसे शब्द जैसे ये वाला अपने सड़क वगैरह में पढ़ा होगा, ये ढह पढ़ा होगा, यदि हम इनकी गिनती कर लेते हैं तो ये हो जाते हैं 35, अन्यथा ये रहते हैं 33। क्योंकि ये दो चीज की आवाज निकालते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, ये दो गुण प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन। एक इसका नाम ताड़नजात भी होता है, ताड़नजात व्यंजन। और एक इसका नाम, एक होता है द्विगुण व्यंजन, एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, एक होता है ताड़नजात व्यंजन और एक होता है मूर्धन्य। इन चारों नामों से इसे पुकारा जाता है, यानी बोला जाता है। इस चीज का भली भांति आप लोगों को ध्यान रखना है। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। चलिए आगे शुरू करते हैं, चीजों को और समझते हैं गहराई से। जैसा आप लोगों ने देखा, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। अब पूछा जा सकता है कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं। व्यंजन के 4 भेद होते हैं और हमें यह सही प्रकार से समझने हैं। एक होता है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। एक होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और एक होता है आप लोगों का संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। हमें यही चीजें इसमें पढ़नी है। व्यंजन के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन।
वैसे तो कभी नहीं पूछा गया, पर यदि कभी पूछ ले कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 भी होती है और 27 भी होती है। ये हम अभी समझेंगे इनके बारे में। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये भी अभी हम समझेंगे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होती है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होती है। ये चीजें हमें समझनी है। अब हम पहले बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजन से ही अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम भली भांति समझेंगे। जैसा पहला था हमारा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? आज आप सभी लोग एपएनआर भी लिखना सही प्रकार से सीख जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो याद करना है, आपको याद करने में बड़ी परेशानी होती है, तो आपको याद करना है कचट तप, कचट तप, ये चीजें जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आप लोगों का जितने भी स्पर्शी व्यंजन आते हैं वो सभी बन जाएंगे कचट तप से। 2-4 बार बोलेंगे कचट तप, तो ये खुद ही याद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये के वाली लाइन आएगी, इसके बाद जो आएगी ये खे वाली आएगी, ये आ जाएगी आपकी गे वाली, ये आपकी घे वाली, और ये इया वाली। यानी के बाद क्या आता है? खे, और खे के बाद क्या आता है? गे, गे के बाद आता है आप लोगों का घे, और घे के बाद आता है इया। दूसरा चे के बाद छे आता है, चे छे, फिर जे आता है, फिर झे आता है, फिर अंगा आता है। टे के बाद ठे आता है, डे आता है, ढे आता है और रे आता है। इन्हें आप भली भांति समझेंगे क्योंकि इसी में ही हमेशा मिस्टेक करते हैं। ते के बाद थे आता है, दे आता है, धे आता है, ने आता है। आगे पे के बाद फे आता है, पे फे बे भे, फिर मैं आता है, मैं आता है। तो ये जो 25 के 25 हो चुके हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। और जो 2-27 कब हो जाते हैं? जब इसकी जगह ये वाला ड़ पढ़ लिया जाता है और इसकी जगह ये वाला ढ पढ़ लिया जाता है, तब ये 27 गिनती में होते हैं। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वो 25 भी दे सकता है और 27 भी दे सकता है। दूसरी चीज हमें ये भली भांति समझनी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, बहुत ही बनता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो पुराने बच्चे होंगे, ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कंठीय ध्वनि कौन सी है, तालव्य ध्वनि कौन सी है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, दंतीय ध्वनि कौन सी है और ओष्ठीय ध्वनि कौन सी है। तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। के कबूतर ये आ गया आप लोगों का के, यानी इसे बोलेंगे हम कंठीय, कंठीय। ये आ गया आप लोगों का कंठीय। चलो देख लेना जैसे भी हो, ये तो कोई परेशानी नहीं है। खे के ये जो चे आएगा, ये आएगा आपका चे। आप लोगों ने देखा जब चे वाली लाइन को पढ़ रहे हैं, चे छे जे, तो आपकी जो जीभ है वो तालू से लग रही है, इसलिए इसे बोल देते हैं तालव्य, तालव्य। टे वाली लाइन जो होती है इसे बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य। ते वाली लाइन को जब आप पढ़ते हैं, ते थे दे धे ने, तो आप लोगों ने देखा कि ते वाली लाइन को पढ़ते समय आपके जो जीभ है वो दांतों से लग रही है, यानी दांतों से लग रही है। इसका मतलब ये हो जाएंगे दंतीय, ये आपके हो जाएंगे दंतीय। और ये पे फे बे भे में आपने देखा कि ये होठों से पढ़े जा रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं ओष्ठीय, ओष्ठीय। ये पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ये कैसे कैसे बनते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं इसकी। ये पूछ लिया जाता है कौन से अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं। पहले हम छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान से समझेंगे, फिर हम इसमें आगे करेंगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे पूछ लिया जाता है अल्प प्राण कौन से होते हैं,
तो सबसे पहले समझेंगे हम अल्प प्राण होती क्या चीज है। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसे बोलते समय मुंह से कम हवा निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा के, और आप लोगों ने देखा खे, आप लोगों ने देखा गे, और आप लोगों ने देखा घे, यानी जिसे बोलते समय मुंह से ज्यादा हवा निकले वो तो होते हैं महाप्राण, और जिसे बोलते समय मुंह से कम हवा निकले उसे कहते हैं अल्प प्राण। इसका मतलब अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसे बोलते समय कम हवा निकले, यानी मुंह से जिसे बोलते समय कम हवा निकलेगी तो उसे बोलेंगे अल्प प्राण। और अल्प प्राण में कौन से आते हैं? देखो, इसे बोलते हैं हम पहला वर्ग, इसे बोलते हैं हम दूसरा वर्ग, इसे बोलते हैं हम तीसरा वर्ग, इसे कहते हैं चौथा वर्ग, और इसे कहते हैं पांचवा वर्ग। कैसे भी पूछ ले। इसका मतलब के, गे और इया, ये जो तीनों होते हैं इन्हें बोलते समय कम हवा निकलती है मुंह से। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो होते हैं पहला, तीसरा और पंचम वर्ग, यानी पहला, तीसरा और पंचम वर्ग, ये तीनों के तीनों अल्प प्राण की गिनती में आते हैं। अल्प प्राण की गिनती में अगर हम महाप्राण की बात करें, तो महाप्राण का मतलब है जिसे बोलते समय मुंह से अधिक हवा निकले, जिसे बोलते समय मुंह से अधिक हवा निकले उसे कहते हैं महाप्राण। महाप्राण का मतलब होता है जब आप लोग खे बोलेंगे तो कै के मुकाबले ज्यादा हवा निकलती है, जब आप घे बोलेंगे तो आपने देखा गे के मुकाबले ज्यादा हवा निकलती है। इसका मतलब है खे और घे दोनों के दोनों महाप्राण हैं, क्योंकि इन्हें बोलते समय मुंह से अधिक हवा निकल रही है। दूसरा वर्ग और आप लोगों का चौथा वर्ग, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? महाप्राण में। तो आप लोगों ने देखा अल्प प्राण और महाप्राण आप लोगों ने भली भांति समझ लिए, क्योंकि इनकी बहुत आवश्यक्ता पड़ती है, पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। आज हम आप लोगों को बताएं कि जैसे ही हम जिस चैप्टर को समाप्त करेंगे उस चैप्टर के क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हम 50 से 40 क्वेश्चन जितने भी लगभग तैयार हो जाया करेंगे, वो डेली के डेली चैप्टर होने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिए जाया करेंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो सकेगी।